नमस्कार। अनुज तिवारी कथा लोकशे में एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ और आप सबको लिए चलता हूँ कहानियों की दुनिया में एक नई कहानी जमानतदार के साथ। जमानतदार कहानी को साहित्यिक पत्रिका जो बीघापुर उन्नाव से प्रकाशित होती है, साहित्य वाटिका, जिसके संपादक आदरणीय मान सिंह जी हैं, उन्होंने इस कहानी को इस पत्रिका में स्थान दिया, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो आइए चलते हैं उसी कहानी जमानतदार के साथ। निर्भय रामपुर गांव का 2 बीघे की जोत वाला साधारण सा किसान है। नाम के अनुरूप बिना किसी भय के कोई कार्य भी कर जाता। उसमें किसानों के गुण कम और फितरतबाजी के अधिक। छल, प्रपंच, बातूनी, कपट व्यवहार आचरण में समाये हैं। बात ऐसी करता कि किसी को भी लगेगा कि सबसे बड़ा हितैषी वही है। अपने मायाजाल में फंसाने में निपुण। सब्ज बाग ऐसी दिखाता कि सामने वाले को लगेगा कि सारी समस्याओं का हल इसी के पास है। गांव के लोग जानते हैं, फिर भी उस पर विश्वास कर बैठते हैं। न जाने कहां से उसके मन में ट्रैक्टर खरीदने का विचार आया। रकम उसके पास है नहीं, तो ट्रैक्टर आए कैसे? लोन लेने के लिए उसे बड़ी जोत का जमानतदार भी चाहिए। अब उसकी कुचक्र बुद्धि ने जमानतदार की तलाश शुरू की। घूमते घूमते एक दिन निर्भय कौशल प्रसाद के घर पहुंचा और पहुंचते ही पाए लागू बड़े भैया कह करके अभिवादन किया। अरे खुश रहो, खूब बढ़ो, आओ आओ निर्भय। भैया बढ़ेंगे तब जब आपका हाथ हमारे सर पर होगा। अरे हमारे हाथ तो सदैव तुम्हारे सर पर है, कहो क्या बात है? बात क्या बतावें, सोच रहे हैं कि ट्रैक्टर ले लें, जिससे गांव के सब किसानों की सेवा कर सकेंगे, कुछ आमदनी भी हो जाएगी, हमारी भी हालत सुधर जाएगी। यह तो अच्छी बात है, ले लो। कैसे ले लें भैया? क्यों, क्या समस्या है? समस्या ही समस्या है बड़े भाई। आप तो जानते ही हैं, नगद कमाई अपने पास ज्यादा है नहीं। 2 बीघे की जमीन ही है और उस पर 2 भाइयों का बोझ भी है। अगर ट्रैक्टर निकल जाए तो आमदनी भी बढ़े और सबका काम भी करूंगा, क्योंकि मैं तो खाली ही रहता हूं। अच्छा, कितने में ट्रैक्टर आ जाएगा? कौशल ने पूछा। यही लगभग 6 लाख रुपए में। अरे काफी बड़ी रकम है। हाँ भैया, बड़ी रकम तो है ही, लेकिन धीरे धीरे संग्रह करके इधर बीच मैंने करीब 1,50,000 रुपए इकट्ठा किया है। अच्छा, तब तो ले लो। ले तो लें, इतने में ट्रैक्टर निकल भी आएगा, लेकिन शेष राशि के लिए जमानतदार चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास मात्र 2 बीघे की जमीन है। इतने में बैंक मैनेजर ने नहीं माना। वह किस लिए? सरकार को बड़ी जोत का जमानतदार चाहिए। अच्छा, इसीलिए बड़े भैया सोच रहा हूं कि यदि आप जमानतदार बन जाएं तो इस गरीब का भी उद्धार हो जाए। अच्छा, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, परंतु रुपया कैसे जमा होगा और कौन करेगा? मैं करूंगा, मेहनत से पूरी किस्त जमा करूंगा। इतना बड़ा अपना गांव है, आप ही सोचिए, एक भी ट्रैक्टर नहीं है। आखिर बाहर वालों से सब जुताई करवाते हैं कि नहीं, तो आखिर अपने गांव वाले से क्यों नहीं कराएंगे? तुम्हारा कहना तो ठीक है। अरे भैया, आप ही बताइए,
आपकी इतनी खेती बाड़ी है, साल भर में जुताई के लिए कितना रुपया खर्च करते हैं? अरे कुछ न कहो निर्भय, खेती की लागत बहुत है, जुताई तो कमर ही तोड़ देती है। अब आप ही सोचिए, अगर जुताई न देना पड़े तो खेती में कितनी कम लागत आएगी। लेकिन ऐसा होगा कैसे? क्यों नहीं हो सकता? यदि आप जमानतदार बन जाएं तो जुताई के पैसे मैं आपसे कैसे लूंगा? आखिर मालिक से भला रुपया लिया जाता है? मालिक? मैं कैसे मालिक हो जाऊंगा? जब तक किस्त नहीं जमा होगी ट्रैक्टर पर आपका ही तो अधिकार होगा, तो मालिक भी आप ही हुए। अच्छा, यदि किस्त नहीं जमा हो पाई तो? कैसे नहीं हो पाएगी? क्या मेरी मेहनत पर आपको भरोसा नहीं? आखिर दिन भर इधर उधर घूमता रहता हूँ, तब व्यस्त हो जाऊंगा और मेरा तो एक ही काम रहेगा, ट्रैक्टर चलवाना। मान लो किसी कारण बस नहीं जमा हुआ, तब पहले तो भैया ऐसा होगा नहीं। फिर भी मान लीजिए यदि पूरा जमा भी नहीं हो पाया, तब भी ट्रैक्टर तो आपके पास ही रहेगा। मेरा तो मालिकाना हक भी नहीं रहेगा। ट्रैक्टर मेरा तब होगा जब पूरा लोन मैं चुका दूंगा। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, फिर भी मैं अपने दोनों भाइयों एवं परिवार वालों से पूछ लूं, मुझे कुछ समय दे दो। हाँ हाँ बड़े भैया, विचार कर लीजिए, 2-4 दिन में बताइए, वैसे आपके परिवार के लिए है लाभदायक। कौशल प्रसाद, विष्णु प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये 3 भाई हैं। लगभग इन लोगों के पास कुल मिला के 12 से 15 बीघे की जोतधरी का है। बड़ा परिवार है। कौशल प्रसाद 5 पुत्र, 1 पुत्री, विष्णु प्रसाद के 4 पुत्र, जयशंकर प्रसाद के 1 पुत्र, 4 पुत्रियां। संयुक्त परिवार था। सबकी आवश्यकताएं इस पूरी करना बड़ी समस्या थी। बूढ़ी माँ भी थी। परिवार का मालिक कौशल प्रसाद है, निर्णय भी उसी को लेना पड़ता। इतनी जरूरतें कि सबकी पूरी करते करते वह अपने लिए तो सोच ही न पाता। इसी प्रयास में कि सबको अच्छे से जीवन बीत जाए, उसका जीवन बीतता जा रहा है। गांव का यह सम्मानित परिवार है। सम्मान को बचाने का खामियाजा भी कौशल प्रसाद भुगतता। पूरा खर्च खेती पर ही आश्रित है। कौशल को रात भर नींद नहीं आई। निर्भय के जमानतदार बनने की सलाह पर प्रत्येक दृष्टि से विचार करता रहा। प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गुड़ खाकर पानी पिया। अपने छोटे भाइयों को बुलाया और पूछा, विष्णु, निर्भय ट्रैक्टर निकाल रहा है, मुझे जमानतदार बनने के लिए कह रहा है, तुम्हारी क्या राय है? बड़कऊ, निर्भय अच्छा आदमी तो नहीं है, वह अंतःकपटी है, सोच विचार लो, कहीं फंसा न दे। मैं तो उससे दूर रहने के लिए ही कहूँगा। अच्छा तुम बताओ जयशंकर, हमको तो ज्यादा जानकारी है नहीं बड़कऊ, लेकिन सुना है कि वह मीठा मीठा बोल के अपना काम निकालता है। जमानतदार बनने में सोच विचार कर लो। अरे भौजी से भी पूछ लो, कहाँ है तुम्हारी भौजी, बुलाओ। भौजी की उम्र है काफी, लेकिन अब भी वह अपने देवरों के सामने पत से घूंघट में ही बात करती। आकर बोली, हमको क्यों बुलाए? गप्पू की अम्मा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि निर्भय ट्रैक्टर लोन पे ले रहा है, जमानतदार बनने की बात कह रहा है, बने कि नहीं? अरे वह दाढ़ी जार निर्भय, वाह, वो सूरत से ही पाजी लगता है। जो कुछ करिएगा सोच विचार के करिएगा, बाकी हम ज्यादा तो जानते नहीं, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बड़कऊ अपने साथ गांव का और भी कोई किसान जमानतदार बन जाए तो ज्यादा ठीक रहे। विष्णु ने अपना विचार व्यक्त किया। कौशल ने विष्णु की सलाह को उचित माना। वैसे विष्णु जमानतदार बनने में
अपना भी फायदा है, जुताई के रुपए नहीं लगेंगे। फायदा तो दिख रहा है बड़को, लेकिन अगर 2 जमानतदार हो जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं भी निर्भय से जाकर बात कर लेता हूँ, और अगर कोई दूसरा भी जमानतदार बनेगा तभी मैं भी बनूंगा, अन्यथा नहीं। 1 हफ्ते बाद कौशल और निर्भय की मुलाकात हुई। कौशल ने अपने मन की बात बताई कि यदि एक और जमानतदार तैयार हो जाए तो मैं भी सहमत हो जाऊं। निर्भय ने कहा, बड़े भैया आप चिंता न करें, मैंने खुद ही केशव प्रसाद जी से बात कर ली है और वे तैयार भी हो गए हैं, चाहे तो आप जाकर पूछ लें। ठीक है, कहते हुए कौशल ने 2 दिन में अपनी सहमति देने की बात कही और वहां से सीधे केशव से मिलने पहुंच गया। केशव भैया पाए लागू। अरे खुश रहो कौशल, आओ बैठो। क्या बात है, आज बड़े विचार मग्न दिख रहे हो। एक प्रश्न मन में घूम रहा है। अच्छा समझ गया, जमानतदार बनने के लिए ना? हाँ हाँ, आपका क्या मन है? देखो कौशल, हम दोनों जमानतदार रहेंगे तो निर्भय पर दबाव रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तब क्या? ट्रैक्टर हम दोनों चलवाएंगे, और क्या। ठीक है केशव भैया, जब आप हैं तो फिर चिंता की क्या बात है। अब मुझ में भी बल आ गया। अगले दिन निर्भय के साथ ट्रैक्टर एजेंसी पर कौशल और केशव ने जाकर 3-3 बीघे के कागजात लगाए, जमानतदार बने। पूरा खर्चा करीब करीब 7 लाख रुपए आया। 1 लाख निर्भय ने जमा किया। 6 लाख की माहवारी किस्त 5 साल के लिए बनी। निर्भय ने बड़ी खुशी खुशी ट्रैक्टर लेकर कौशल, केशव और ड्राइवर धीरू के साथ वापस गांव आया। पूरे गांव में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। आपस में कानाफूसी होने लगी। कैसे लोन भरेगा, इसकी आदत भी तो ठीक नहीं है, आदि। ट्रैक्टर चलने लगा। निर्भय उसके साथ रात दिन लगा रहता। 1-2 महीने तक उल्लास और उत्साह बना रहा। धीरू भी ट्रैक्टर समय से चलाता, ईमानदारी से कार्य करता, जुताई खुद निर्भय वसूल करता, समय समय पर किस्त जमा होने लगी। उसे आगे भी यही चिंता लगी रहती, किंतु गांव तो गांव ही है, नगद रुपए होते ही कम है, उधारी पर काम ज्यादा होता है। निर्भय के साथ भी वही हुआ। जुताई बाद में देने का वादा, कड़ाई करने पर दूसरे से जुतवा लेना, और नहीं तो यही कहना कि क्या गांव छोड़कर भाग जाऊंगा, और फिर निर्भय की कुछ अपनी आदतें। कौशल और केशव के खेत की जुताई बिना कुछ दिए ही हो जाती। पूछने पर निर्भय बताता कि सब ठीक चल रहा है, किस्त जमा हो रही है, सबको बड़ा फायदा मिलता दिख रहा था। लेकिन अंदर से निर्भय की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। पहले वह चालक के साथ रहता, फिर बाद में उसने ट्रैक्टर धीरू के भरोसे छोड़ दिया, जो जुताई और डीजल में घपला कर देता। स्वयं निर्भय चलाना नहीं जानता था, उसे बकाया वसूलने में ही समय देना पड़ता। 1-2 किस्त तो करीब जमा हुई, लेकिन इसके बाद समय पर किस्त जमा होना बंद हो गया। 2 साल बाद बैंक की नोटिस निर्भय को मिली। उसने केशव और कौशल को नोटिस की बात नहीं बताई। लोन भरना उसके बस का नहीं रहा। बिगड़ने पर ट्रैक्टर बनवाता भी नहीं था। जो रुपया धीरू ला कर देता, उससे अपना खर्च चलाता। मुंबई में अपने दोनों छोटे भाई और बड़े लड़कों को टैक्सी निकलवा दिया है। ट्रैक्टर की चिंता नहीं थी, क्योंकि बैंक का लोन अदा करने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार थे जमानतदार। अपने नाम से उसने कुछ रखा ही नहीं। नीयत तो पहले से ही खराब थी। यहाँ तक कि एक दिन पेपर में अपने परिवार से संबंध तोड़ने की खबर भी छपवा दी। तीसरे वर्ष बैंक लोन की नोटिस कौशल प्रसाद और केशव प्रसाद के नाम से निर्गत हुई। पुलिस नोटिस लेकर पहुंची। दोनों के घर में कोहराम मच गया।
जिसका डर था वही हुआ। कौशल भागा भागा केशव के पास आया। पाए लागू कहते कहते फपक पड़ा। केशव के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। थोड़ी देर बाद गंभीर मुद्रा में बोला, इतना बड़ा धूर्त नहीं समझता था निर्भय को कौशल भैया। उसने तो हम लोगों का गला ही काट दिया। लोन 8 लाख के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। कहते हुए कौशल की आंखें डबडबा गई। अब क्या किया जाए कौशल? किया क्या जाए भैया? ट्रैक्टर अपने यहाँ खिंचवा के चलावें और किस्त भरें? अरे बड़े भोले हो, ट्रैक्टर की हालत भी देखी है कि चलेगा कि भी नहीं। यह बात है और क्या, चल के निर्भय के यहाँ देखा जाए। दोनों उसी वक्त निर्भय के यहाँ पहुँचे तो पता चला कि एजेंसी पुलिस के माध्यम से ट्रैक्टर थाने पर खिंचवा चुकी है और निर्भय फरार है। कौशल और केशव एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। दोनों जमानतदार कागजात के साथ थाने पहुंचे। थानेदार ने कहा, आप दोनों चाहें तो ट्रैक्टर ले जा सकते हैं, वह चलने की स्थिति में नहीं है। यहीं नीलाम करवा के जो रुपया मिले उसे जमा कर दें। शेष राशि भी धीरे धीरे जमा करें, अन्यथा दोनों के खिलाफ सम्मन जारी होगा। इस समय दोनों की हालत उसी तरह है जैसे किसी को आसमान से नीचे फेंक दिया गया हो। बचने के लिए हाथ पैर मार रहे हों और सहारा न मिले। कौशल के दोनों भाई अलग हो गए। 5-5 बीघे की जोत मिली। भाई अब उससे बात नहीं करते हैं। उसके जमीन पर पड़ोसियों की नजर गड़ी हुई थी कि कब यह बिके। कौशल ने अपनी पत्नी से कहा, अब क्या करूं गप्पू की अम्मा? हम तो पहले ही कह रहे थे कि यह दाढ़ीजार पाजी विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन आपने ही न सुना। सब ने साथ छोड़ दिया है। कठिन समय में सब ने भुला दिया। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। मर जाऊं तो सब पिंड छूट जाए। यह क्या कह रहे हैं? मरने वरने का नाम न लीजिए। बहुत होगा खेत बिक जाएंगे। खेत बेच दूंगा तो 5 लड़के कहाँ जाएंगे? क्या भीख मांगेंगे? जो होगा देखा जाएगा, जैसे तैसे जी लेंगे। गप्पू के बाबू ऐसी बात न करो। काश कहीं से सहायता मिल जाती। केशव भैया के दोनों लड़के भी भाग गए हैं कमाने। बेचारे उनको भी सबने अलग कर दिया है। उनके हिस्से में तो 3 बीघे भी खेत नहीं, लगभग 3 ही बीघे आए हैं। लोन कहाँ से जमा होगा? हम दोनों की जमीन बिकेगी तभी कर्ज अदा हो सकता है। 1 साल बाद निर्भय मुंबई से बड़े शान से वापस आया। केशव और कौशल ने पंचायत बुलाई। उसने उन्हीं का दोष निकाला। बिना जुताई के लिए खेत जोतने का हवाला दिया। उसके नाम ट्रैक्टर था ही नहीं, तो उसे चिंता भी नहीं थी। उसके लिए नाम से सम्मन भी नहीं आया। सम्मन तो जमानतदार के नाम से आया। और उसने जो संपत्ति भी बनाई वह भी पुत्र और पत्नी के नाम बनाई। उसकी नीयत में तो खोट था ही। अब उसने पंचायत की बात मानी ही नहीं, बल्कि उसने पंचायत में उन्हीं दोनों का दोष निकाला। कौशल और केशव विक्षिप्त से हो गए हैं। खेत बिकने के कागार पर है। सहारे की सारी उम्मीद टूट गई है। कभी कभार सुनने में आता है कि शायद सरकार किसानों का ऋण माफ करने जा रही है, लेकिन यह तो पता नहीं कब होगा। कौशल के 5 पुत्रों में से दोनों बड़े गप्पू और अप्पू बंबई कमाने भाग गए। कम पढ़े लिखे होने से नौकरी भी अच्छी नहीं मिली। मोटा महीन काम करके अपना पेट पालते हैं।
घर की चिंता उनको लगी रहती है, लेकिन आमदनी कम होने से पिता का सहयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। इधर कौशल की चिंता बढ़ती जा रही है, लोन की नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं। वह करे तो क्या करे, समय से पहले ही बुढ़ापा दस्तक देने लगा है। दिल थाम कर बैठ गया, न जाने अब क्या होगा। मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, कैसे बेड़ा पार होगा भगवान। ऊपर आसमान की तरफ देख लेता, आंखें छलछला पड़ी, न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप सबका।